अगर ये हाईएस्ट पॉइंट यहां पर पहुंचेगा तो इस हाईएस्ट पॉइंट पर इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट अगेन उतना ही रहेगा, जबकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। जब ये नीचे आना शुरू करेगा यहां पर, तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट में किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की डिफाइन मैंने आपकी जो बुक में मौजूद है वो ऑलरेडी लिख रखी है। डेफिनेशन जरा देखिएगा। डेफिनेशन बनती है 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब किसी भी बॉडी की 2 डायमेंशनल मोशन, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये एक एग्जांपल आपके सामने कोट की है। इसमें एक फुटबॉलर फुटबॉल को किक करता है, तो फुटबॉल बेटा ऊपर की तरफ भी जा रहा है, गौर से देखिए, और फुटबॉल आगे की तरफ भी जा रहा है। लिहाजा फुटबॉल की इस तरह की मोशन जिसमें वो ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, इसको क्या कहा जाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसकी एग्जांपल के अंदर यही लिखा है, द फुटबॉल किक्ड बाय द प्लेयर। ये बेटा इसकी एग्जांपल हो गई, जो कि ऊपर भी जा रहा है और आगे की तरफ भी जा रहा है। चूंकि ये 2 डायमेंशनल है, लिहाजा प्रोजेक्टाइल मोशन का एक और नाम भी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन मोशन का नाम देते हैं। इसको हम एक और नाम भी देते हैं, वो क्या कहा जाता है? प्लेन मोशन। इसका एक और नेम बन गया बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन का, प्लेन मोशन। अच्छा, अब जब कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होता है, मतलब 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा होता है, तो जो वो रास्ता अख्तियार करता है, जो वो पाथ अख्तियार करता है, उस पाथ को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैजेक्टरी कहते हैं। यहां पर ट्रैजेक्टरी की नेक्स्ट डिफाइन लिखी हुई है, द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रैजेक्टरी। और याद रखिएगा कि ये जो पाथ होता है, जो प्रोजेक्टाइल ओबे करता है, जिसमें प्रोजेक्टाइल मूव करता है, वो हमेशा पैराबोलिक होता है, पैराबोला बनता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन के लिए जरा गौर से देखिएगा, मैंने एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है। एक्सप्लेनेशन के लिए डायग्राम बनाई, और इस डायग्राम को देखते हैं कि एक बॉडी हम लोग थ्रो कर रहे हैं, जो कि जमीन से h फासले पर मौजूद है और h हाइट पर मौजूद है। यहां से हम एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब यहां से हम उसको हल्की सी फोर्स देके अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम उसको थ्रो करते हैं। तो लिहाजा इनिशियली बॉडी बिल्कुल आगे की तरफ जाएगा, इनिशियली आगे की तरफ जाएगा। ये आगे की तरफ क्यों जा रहा है? ये आगे की तरफ जा रहा है ड्यू टू इनर्शिया। यहां पर बकायदा मैंने मेंशन किया है, बॉडी मूव्स फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया। कुछ टाइम के बाद ये नीचे की तरफ फॉल होना शुरू हो जाता है। अब ये नीचे फॉल क्यों हो रहा है? यहां बकायदा मैंने लिख दिया, एंड फॉल्स डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, अब बेटे यहां पर ध्यान में रखिएगा, इनिशियली बॉडी को जब मैंने थ्रो किया तो इसका इनिशियल कंपोनेंट सारा का सारा अलोंग वाई एक्सिस था, सॉरी अलोंग एक्स एक्सिस था। लिहाजा मैंने इसके साथ Vx लिखा हुआ है। अब बॉडी आगे जाएगा तो बेटा इसके याद रखिएगा, इसका x कंपोनेंट में किसी किस्म की चेंज नहीं आएगी, जबकि इसका y कंपोनेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। गौर से देखते रहिएगा। इनिशियली क्या था? इनिशियली सारा कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस था। अब जैसे जैसे वो आगे जाएगा तो इसका Vx कांस्टेंट रहेगा, जबकि Vi बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब सवाल पैदा होता है, सर Vx क्यों कांस्टेंट है? उसकी रीजन बताइए। अब यहां पर इसकी रीजन क्या है? देयर इज नो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टिव फोर्स, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टिव फोर्स। कोई रेजिस्टिव फोर्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग नहीं होती, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं होगी। यही वजह है कि इसका Vx कंपोनेंट जो इनिशियली था बाद में भी वही रहा, जबकि इनिशियली इसका y कंपोनेंट नहीं था,
यहां इसका y कंपोनेंट बढ़ना शुरू हो गया। अब यहां पर आइए, यहां पर आके देखिए तो इसका दोबारा जो x कंपोनेंट था वो कांस्टेंट रहा, जबकि y कंपोनेंट बढ़ना शुरू हो गया। और जब ये जमीन के साथ टकराएगा या टकराने से थोड़ा सा ऊपर होगा तो इसका y कंपोनेंट मैक्सिमम हो जाएगा, जबकि x कंपोनेंट में किसी किस्म की चेंज नहीं आएगी। चेंज ना आने की रीजन मैंने आपको बता दी, क्योंकि इस पर किसी किस्म की कोई रेजिस्टिव फोर्स मतलब नो एयर रेजिस्टेंस इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही। जब इस पे एयर रेजिस्टेंस एक्ट नहीं कर रही तो मींस क्या हो गया कि इसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। यहां लिख लेते हैं कि इसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी बेटा, चेंज इन वेलोसिटी इसमें जीरो होगी। जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा तो दिस इंप्लाइज अलोंग एक्स एक्सिस इसका एक्सेलेरेशन जीरो होगा। अलोंग एक्स एक्सिस इसका एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगा। ये बात बिलखसूस आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। अब बेटा जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही थी, मतलब ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी डिस्टेंस कवर कर रहा था, वाई के लॉन्ग भी डिस्टेंस कवर कर रहा था। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, जबकि वाई के लॉन्ग उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब ये कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, फिर हम वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एस किसके बराबर होगा, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बेटा इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। चूंकि हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो लिहाजा इसके साथ हम एक्स एक्स और एक्स लगा लेते हैं। अब बेटा डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, इसको बेटा मैं कैपिटल एक्स से इंडिकेट कर लेता हूं। जबकि इनिशियली यहां पर देखिए मैंने क्या बताया था, इनिशियली बॉडी मूव करता है अलोंग एक्स एक्सिस के, लिहाजा यहां पर बेटा मैं वी एक्स लिख लेता हूं। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टी के साथ। अब नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, अलोंग एक्स एक्सिस कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं होती, लिहाजा एक्स एक्सिस के अलोंग किसी किस्म का एक्सेलरेशन पैदा नहीं होता। यहां पर जीरो आ गया। जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो x किसके बराबर हो जाएगा, वी आई एक्स टी, जबकि ये पोर्शन मल्टीप्लाई करके जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसका डिस्टेंस। अब वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अब वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जस्ट एक इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। वो इक्वेशन क्या है बेटा, हमारे पास दोबारा इक्वेशन इस्तेमाल कर लेते हैं, यही थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, S इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बेटा S के साथ y लगा लें, क्योंकि हम वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां पर भी y लगा लें और इस जगह पर भी y लगा लें। अब वर्टिकली डिस्टेंस इसका हम लोग कैपिटल Y से इंडिकेट कर देते हैं। इनिशियली y कंपोनेंट, इस दोबारा डायग्राम पे आके देखें, y कंपोनेंट इसका क्या था, इनिशियली जीरो था, लिहाजा यहां पर जीरो आ गया, इनटू टी लिखा गया। अब बॉडी गौर से देखिए, बॉडी मूव कर रहा है डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी, लिहाजा ये एक्सेलरेशन इसका g के इक्वल हो जाएगा। यहां पर g लगा देते हैं और साथ टी स्क्वायर आ गया। तो अब y हमारे पास किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया 1/2 जी टी स्क्वायर। इस तरीके से हमने अलोंग y एक्सिस भी कंपोनेंट या अलोंग y एक्सिस भी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। यहां तक हम लोगों ने इस प्रोजेक्टाइल मोशन का हाफ पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड हाफ पोर्शन में चलते हैं। अब मैंने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया एट सम एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब जब मैंने इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एट सम एंगल प्रोजेक्ट किया तो बेटे यहां पर मैं इसकी वेलोसिटी के
दो कंपोनेंट्स बना लेता हूं। एक कंपोनेंट बनाता हूं अलोंग वाई एक्सिस, जिसको बेटा मैं इंडिकेट करता हूं वी आई वाई से, जबकि एक कंपोनेंट इसका बनाता हूं एक्स एक्सिस के अलोंग, जिसको लिखता हूं वी आई एक्स कंपोनेंट। अब कुछ चीजें इस डायग्राम पे जरा फोकस करिएगा और समझिएगा। मैंने आपको बताया कि देयर इज नो रेजिस्टिव फोर्स एक्ट अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लिहाजा अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा, किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा, जबकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट कम हो जाएगा। अगर ये हाईएस्ट पॉइंट यहां पर पहुंचेगा तो इस हाईएस्ट पॉइंट पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगेन उतना ही रहेगा, जबकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। जब ये नीचे आना शुरू करेगा यहां पर, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा, जबकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहां 0 हो गया था, यहां बढ़ना शुरू हो गया। जब वो यहां टच करने के बिल्कुल पास आएगा जमीन को, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा, जबकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये क्यों हुआ, ये पहले मैं ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुका हूं कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं होती, नो एयर रेजिस्टेंस होती है, लिहाजा वेलोसिटी में किसी किस्म की चेंज नहीं आती। अब बेटे इसके हम लिखते हैं कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनिशियल क्या बना और वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल क्या बना। अब उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इसका इनिशियल एक्स कंपोनेंट बन जाएगा हमारे पास वी आई कॉस थीटा। क्या बन जाएगा? वी आई कॉस थीटा। जबकि इसका इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट क्या बन जाएगा? वो बनेगा वी आई साइन थीटा। अब बेटा कुछ टाइम गुजरने के बाद एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे, हम इसका फाइनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसका फाइनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब फाइनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए हम सहारा लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। वी एफ किसके बराबर होगा? वी आई प्लस ए टी। अब चूंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, लिहाजा यहां पर भी एक्स लगाएंगे, यहां पर भी एक्स लगाएंगे और यहां ए के साथ भी एक्स लगा लेंगे। अब वी एफ एक्स ये हमने कैलकुलेट करना है आफ्टर सम इंस्टेंट या आफ्टर टाइम टी या एट एनी इंस्टेंट, जबकि इसका इनिशियल कंपोनेंट क्या था अभी ऊपर कैलकुलेट किया है, वो था वी आई कॉस थीटा। जबकि अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलेरेशन 0 है, लिहाजा इस जगह पर 0 आ गया, 0 टी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो पोर्शन 0 हो गया। तो इस तरीके से हमने इसका फाइनल कंपोनेंट एट एनी इंस्टेंट कैलकुलेट कर लिया, जो कि इसके इनिशियल कंपोनेंट के ही इक्वल आया, जो कि इसके इनिशियल कंपोनेंट के ही इक्वल आया। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसका फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट। अब फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेते हैं, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी आई प्लस ए टी। अब बेटा चूंकि हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वर्टिकल कंपोनेंट, लिहाजा 7 वाई आया, 7 वाई आया, 7 वाई आया। अब वैल्यूज पुट करते जाएं। वी एफ वाई तो हमने कैलकुलेट करना है, लिहाजा वी एफ वाई एज इट इज रहा, जबकि वी आई वाई क्या है? वी आई वाई गौर से देखें तो वो क्या था हमारे पास? वी आई साइन थीटा। अब चूंकि बॉडी अलोंग वाई एक्सिस मूव कर रहा है और मैंने बताया कि इसके अंदर एक्सेलेरेशन पैदा होगा ड्यू टू ग्रेविटी, लिहाजा वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, लिहाजा इसके साथ हमारे पास जी आ गया और साथ टी लिखा गया। अच्छा बच्चों, अब यहां पर ध्यान में रखिएगा, बॉडी जा रहा है अपवर्ड, जब अपवर्ड जा रहा होगा तो जी के साथ हम लोग नेगेटिव का साइन लगा देंगे। अब हमारे पास इस तरीके से फाइनल वाई कंपोनेंट आ गया, वो आ गया हमारे पास वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। इस तरीके से बेटा हम लोगों ने फाइनल
y कंपोनेंट भी कैलकुलेट कर लिया एट एनी इंस्टेंट। हमने फाइनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट किया। अब हम लोग ऑफ एट एनी इंस्टेंट इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा एट एनी इंस्टेंट इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक सादा सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वो फार्मूला होगा v इक्वल टू वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम लोग मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं एट एनी इंस्टेंट। किसी भी लम्हे प्रोजेक्टाइल मोशन की वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जबकि डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करेंगे फाई। याद रखिएगा यहां पर जो मैं फाई लिख रहा हूं ये वो एंगल है जो एट एनी इंस्टेंट विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना। इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला लगा रहे हैं फाई। फाई क्या चीज है? फाई वो एंगल है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एट एनी इंस्टेंट बॉडी बना रहा है। और इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा? tan इनवर्स वी एफ वाई फाइनल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय फाइनल कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस एंड अलोंग x एक्सिस। यहां तक जो कुछ मैंने आप लोगों को बताया, अगर बेटा ये तमाम चीजें आप लोग पेपर के अंदर राइट कर लेंगे और इसके साथ थोड़ी सी थ्योरी राइट कर देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको इस टॉपिक के अंदर फुल नंबर मिल जाएंगे। और ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग है और यही कुछ आप लोगों ने जो कुछ मैंने आपके सामने राइट किया आपने इसको लिखना है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रोजेक्टाइल मोशन, यहां तक लॉन्ग आता है तो कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ कुछ चीजें आती हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ फ्लाइट, उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ फ्लाइट और इसके 2-3 और टॉपिक्स हैं, उनको बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूं कि समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।